मंजिलें मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिलें मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो दोस्तों, हम गुमराह होने वाले नहीं हैं, हम घर से निकल चुके हैं, यानी कि हम अपने टारगेट को पकड़ चुके हैं। अपना टारगेट जो है ये एग्जाम क्लियर करना, तो उसके लिए हमने उस रास्ते पर चलना प्रारंभ कर दिया है जिस रास्ते को हमने कहा है सफलता की सीढ़ी। तो हम इस रास्ते पर जब चलते गए तो हमें सीढ़ियों के पायदान मिलते गए, और इन पायदान पर हम क्या करते गए, जो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज है उसकी एक सीरीज को हमने स्टार्ट किया, और एमसीक्यू की सीरीज में हम पहुंच चुके हैं आज जंतु जगत जो हमने स्टार्ट किया था उसका एक और पार्ट लेकर के, जंतु जगत या एनिमल किंगडम। जी हाँ दोस्तों, एनिमल किंगडम जिसके बारे में हमने एक बात की थी कि जो है कितनी तरह के हैं, कितने बड़ा एनिमल किंगडम है या आपका पूरा जंतु जगत, इसके अलग अलग संघ या जो फाइलम्स होते हैं उन फाइलम के उनके रिगार्डिंग कौन से क्वेश्चन बनते हैं, उन सब के बारे में जो पीवाईक्यू भी है, यानी कि जो प्रीवियस ईयर में भी पुट हुए हैं और लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट बनते हैं। और कहीं के वो क्वेश्चंस हम डेली लाइफ में कहीं ना कहीं कभी सुनते भी हैं, देखते भी है, बट बायोलॉजिकल लैंग्वेज में उनके बारे में जानना एक दिलचस्प कहीं घटना होती है। तो हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो अपना लेक्चर है जहां हम बात करेंगे एनिमल किंगडम, और ये एनिमल किंगडम आज आप कौन सा वाला लेके आए, पार्ट 2 के बेस पे लेके आए हैं। आज हम एनिमल किंगडम का पार्ट 2 लेके आए हैं, तो देखते हैं क्या है पार्ट 2। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस अपने। क्या कहता है क्वेश्चन पहला, सिल्वरफिश, बिच्छू, केकड़े तथा मधुमक्खी में क्या समानता है। क्या पूछा गया है कि व्हाट इज कॉमन अमॉन्ग सिल्वरफिश, स्कॉर्पियन, क्रैब एंड द हनी बी। इन सब में क्या कॉमन है। ऑप्शंस क्या है, संयुक्त नेत्र, विष ग्रंथि, संधि युक्त पाद या फिर मेटामॉर्फोसिस, कंपाउंड आइज, पॉइजन ग्लैंड्स, जॉइंटेड लेग्स या फिर मेटामॉर्फोसिस। कौन से हैं जो इनके अंदर कॉमन पॉइंट है, क्या है सबके अंदर कॉमन पॉइंट, जो कि इसमें सिल्वरफिश में, बिच्छू में, केकड़े में और मधुमक्खी में। तो एक नजर में जब मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा तो मेरे दिमाग में एक आंसर क्लिक हुआ कि भाई साहब ये जो आप पढ़ रहे हो, सिल्वरफिश हुआ, बिच्छू है, केकड़े है, मधुमक्खी है, ये सब तो आपने ऑर्थ्रोपोडा में रखे हैं। ये सब के सब कहाँ पड़े हुए, ऑर्थ्रोपोडा के अंदर पड़े हैं। और ऑर्थ्रोपोडा बहुत बढ़िया तरीके से आपने इसको वर्ड को तोड़ा, तो ऑर्थ्रो प्लस पोडास यानी कि संधि युक्त उपांग नाम दिया था आपने इस संघ को, संधि युक्त उपांग। क्या नाम दिया था हमने इस संघ को, संधि युक्त उपांग, यानी कि जॉइंटेड अपेंडेजेस, जॉइंटेड अपेंडेजेस, ये नाम दिया गया था इसको, याद आ रहा है। तो अब हमने जब ऑप्शंस पढ़े तब हमें ये नाम मिला जॉइंटेड लेग्स, बिल्कुल क्या नाम मिला, जॉइंटेड लेग्स या फिर संधि युक्त पाद उपांग। तो ये पॉइंट बनता है जो कि इन चारों को जोड़ता है। कारण क्या है, ये सब के सब ऑर्थ्रोपोडा में रखे गए, इस कारण से हमने कहा कि इसको जोड़ा गया, एक साथ में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस सेट में सभी वेक्टर है। वेक्टर मतलब क्या, वाहक है, वाहक अर्थात जो रोग फैलाते हैं या कहेंगे एक से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑल आर वेक्टर्स, कौन से है जो सारे वेक्टर्स है। ऑप्शंस पढ़िए, फाइसेलिया, मस्का डोमेस्टिका या एनोफिलीज, फिर अमीबा, फाइसेलिया या मस्का, या फिर एनोफिलीज, मस्का डोमेस्टिका या क्यूलेक्स, या फिर उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ अबव। तो इनमें से कौन से ऑप्शंस है या कहेंगे कौन सा ऐसा सेट है, ऐसा जोड़ा है जिसके मेंबर्स जो भी आपको दिख रहे हैं वो सब वेक्टर है या वाहक है। जल्दी से देखिए, तो हमने कहा कि जब नजर घूमी तो ये सब के सब हमें मच्छर लगे, एनोफिलीज, मस्का और क्यूलेक्स, ये सब क्या है सॉरी, तो ये सब के सब क्या है, ये सब है आपके वेक्टर्स। क्या है, ये सब वेक्टर्स है, वाहक है। और किसके वाहक है, ये डिजीज फैलाते हैं, रोग वाहक है, ये डिजीज वेक्टर्स है, ये सब के सब बीमारियां फैलाने का इनका काम है। पुराना पुश्तैनी तंदा है इनका चला आ रहा है, जिनके अंदर मेजरली हम कहते हैं कि कौन, जो फीमेल मॉस्किटो होती है, जो फीमेल एनिमल या फीमेल मॉस्किटो है वो ज्यादातर या कहेंगे मैक्सिममली यही ब्लड या कहेंगे कि यही डिजीज फैलाने का काम करती है। वाहक या वेक्टर के तौर पर कौन काम करती है, फीमेल। और कौन सा जोड़ा काम आया अपने यहाँ पर आंसर में, एनोफिलीज, मस्का डोमेस्टिका एंड क्यूलेक्स, जिसमें से एनोफिलीज और क्यूलेक्स ये तो मॉस्किटो के लिए, जबकि मस्का डोमेस्टिका ये घरेलू मक्खी, मस्का डोमेस्टिका किसका नाम है, घरेलू मक्खी के लिए यूज हुआ ये वर्ड। तो ये बीमारियां फैलाने में बहुत उस्ताद होते हैं, घरेलू मक्खी, बीमारियां फैलाने में इनका कोई हाथ भी नहीं पकड़ सकता क्योंकि इनके पास पंख है, पहली बात तो। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेलपीगी नलिकाएं क्या होती है। मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स आर, किसको कहोगे आप मेलपीगी नलिकाएं। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं, कीटों का उत्सर्जी अंग, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट्स, मेंढक का उत्सर्जी अंग, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ फ्रॉग, कीटों में श्वसन अंग या फिर रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट, या कीटों की अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ द इंसेक्ट्स। इनमें से ये क्या है, मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स।
मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स बेसिकली नाम जब भी आएगा वो वेस्ट प्रोडक्ट को कैरी करने के लिए आएगा, यानी कि उत्सर्जी उत्पाद को ले जाने के लिए या उनके लिए काम करने का। तो वेस्ट प्रोडक्ट के लिए यहाँ पर दो ऑप्शन है आपके पास, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट एंड द फ्रॉग। तो आपका आंसर है इसमें से एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द इंसेक्ट। जो उत्सर्जी अंग है कीटों के, उनमें मेलपिगी काय पाई जाती है या उससे संबंधित होती है, और मेलपिगी नलिकाएं। और हम तक जब आते हैं तो उच्चतर जीवों में आते आते आपको एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन मिल जाता है? किडनी आ जाता है उच्चतर जीवों में। उच्चतर जीवों में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या आ जाता है? किडनी। और किडनी के अंदर भी आपको मेलपिगी काय तो मिल ही जाएगी, किडनी में भी मेलपिगी काय मिल ही जाएगी, मेलपिगी काय मिल जाएगी। और किसको कहते हैं मेलपिगी काय? जहां हम कहते हैं कौन कौन दो मिलेंगे, एक तो हमने कहा ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन संपुट, इन दोनों को कंबाइंडली हमारे अंदर कहेंगे कि जो नेफ्रॉन का पार्ट है इसको कंबाइंडली मेलपिगी काय कहते हैं। तो बेसिकली मेलपिगी जो वर्ड है वो किसके लिए आया? मेलपिजियन वेस्ट प्रोडक्ट के साथ में कैरी करने के लिए। तो आंसर क्या है आपका? ए, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द इंसेक्ट्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एनोफिलीज तथा क्यूलेक्स के मध्य समानता क्या है? सिमिलरिटी बिटवीन एनोफिलीज एंड द क्यूलेक्स। पहली चीज तो हमने कहा दोनों ही मॉस्किटो है, पहली चीज तो क्या कहा? दोनों ही मॉस्किटो है। और दूसरी चीज मैं ये कहता हूं कि दोनों ही वेक्टर है, दोनों ही वेक्टर है या वाहक है। तो अंडे तैरते हुए लट्ठों पर देते हैं, एग्स आर लेड ऑन द फ्लोटिंग राफ्ट। या फिर श्वसन साइफन पाई जाती है, स्पेशल ऑर्गन रेस्पिरेटरी साइफन इज प्रेजेंट, एक लंबी नलिका होती है साइफन के लिए कहा जाता है। अंडे पार्श्व वायु प्लावी होते हैं, एग्स हैव लेटरल एयर फ्लोट्स। या फिर दोनों के नर फूल तथा फलों का रस चूसते हैं, मेल्स ऑफ बोथ सक जूसेस ऑफ फ्लावर्स एंड द फ्रूट्स, जो नेक्टर कलेक्ट करते हैं उनके लिए। तो आपके लिए इसका आंसर है कि दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि जो दोनों के नर है वो फूल और फल से क्या करते हैं? रस कलेक्ट करते हैं या फिर रस का ग्रहण करते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं। तो ये आपका आंसर है डी। चलिए या तो आता है अगला क्वेश्चन, ऑर्थ्रोपोडा का मुख्य उत्सर्जी उत्पाद क्या है? द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्थ्रोपोड्स इज। क्या है उत्सर्जन उत्पाद? देखो उत्सर्जी उत्पाद तीन तरह के पढ़ते हैं हम, उत्सर्जी उत्पाद के बेस पर तीन तरह के पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं आप अमोनिया, दूसरा आता है यूरिया, और तीसरा आता है यूरिक अम्ल। और तीसरा क्या आता है? यूरिक अम्ल या यूरिक एसिड। तो तीन तरह के उत्सर्जी उत्पाद है नाइट्रोजनस वेस्ट से, अमोनिया, यूरिक अम्ल और यूरिया। तो इनमें से ऑर्थ्रोपोडा कौन से वाले हैं? अब ऑर्थ्रोपोडा का मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन या मेजर पार्ट कौन सा है, कौन सा प्रोडक्ट है? अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल या ट्राइमिथाइल एमीन ऑक्साइड। तो आपका आंसर है इसमें यूरिक एसिड। अमोनिया नहीं, यूरिया नहीं, कौन है? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड इज द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्थ्रोपोड्स, मुख्य उत्सर्जी उत्पाद है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कॉकरोच के कौन से भाग में अंतः कंकाल एवं बाह्य कंकाल दोनों पाए जाते हैं? अंतः कंकाल और बाह्य कंकाल दोनों पाए जाते हैं। तो विच पार्ट ऑफ द कॉकरोच हैज बोथ एक्सोस्केलेटन एंड द एंडोस्केलेटन? कौन से पार्ट में आपको दोनों हिस्से मिलेंगे? जनरली हम कहते हैं कि या तो एंडो मिलेगा या एक्सो मिलेगा, क्योंकि कॉकरोच लोअर ऑर्गेनिज्म में आ गया, ये जो कहेंगे कि एनिमल किंगडम के लोअर्स का मेंबर है, मीडियम में। तो इनमें से आप कहेंगे कौन से पार्ट में दोनों हिस्से हैं? एंडोस्केलेटन भी है और एक्सोस्केलेटन भी है। हेड मतलब कि थोरैक्स, एब्डोमेन और ऑल ऑफ द अबव। सिर, वक्ष, उदर या फिर सभी, इन सभी में। तो कहां मिलेगा आपको? हेड वाले रीजन में या सिर वाले भाग में। इसमें आपको कॉकरोच में एक्सो और एंडो स्केलेटन दोनों मिलेंगे। अंतः और बाह्य कंकाल दोनों के दोनों यहां पर उपस्थित होते हैं। कहां पर? हेड वाले रीजन में या फिर जिसको हम कह रहे हैं कि सिर वाले भाग में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है सैंड फ्लाई है। सैंड फ्लाई इज क्या है? पहली बात तो सैंड फ्लाई एक वेक्टर है। क्या है सैंड फ्लाई? एक वेक्टर है या वाहक है जो डिजीज फैलाती है। वेक्टर या फिर क्या है? वाहक है जो डिजीज फैलाती है। अब एक नाम भी देख लीजिए, क्या फैलाती है ये फैलाती है लिस्मेनिया डिजीज। क्या फैलाती है? लिस्मेनिया डिजीज फैलाती है। अब क्या है ये इनमें से? इसका सैंड फ्लाई का नाम क्या है? कहा गया या एनकाइग्लोस्टोमा या फिर मस्का, फ्लेबोटोमस या फिर ड्रोसोफिला। तो आपका आंसर है फ्लेबोटोमस। आंसर क्या है? फ्लेबोटोमस। सैंड फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या है? फ्लेबोटोमस। बिल्कुल। एडीज वाहक है।
एडीज जो कि मच्छर है ये किस रोग का वाहक है? एडीज इज वेक्टर ऑफ विच डिजीज? प्लेग या फिर मलेरिया या फाइलेरिया या फिर एनसेफेलाइटिस एंड डेंगू? किसका वेक्टर है ये? फटाफट से सोचिए। तो आंसर आया एडीज मिला तो डेंगू दिखा, और डेंगू दिखा तो आंसर आपका डी बन गया। तो एडीज किसका वाहक है? एनसेफेलाइटिस और डेंगू डिजीज का। क्लियर है? ओके, बढ़िया है। और एक इंपॉर्टेंटली मलेरिया का याद रखिएगा, इसका वेक्टर कौन है? एनोफिलीज मॉस्किटो या एनोफिलीज मच्छर। इसका वेक्टर कौन है? एनोफिलीज मच्छर, वो भी कौन सी? मादा। चलिए, हाँ, तो घरेलू मक्खी के मुखांग कहलाते हैं। माउथ पार्ट्स ऑफ हाउस फ्लाइज आर कॉल्ड। जो माउथ फ्लाई है यानी कि अपने सॉरी जो अपने हाउस फ्लाई है, घरेलू मक्खी है, इसके मुखांग कैसे होते हैं, क्या कहलाते हैं या किस प्रकार के होते हैं? कौन से प्रकार के? चबाने वाले, काटने वाले, स्पंजिंग प्रकार के, या फिर हम कहेंगे रक्त चूसने वैसे चूषण वाले, या कौन से प्रकार के? तो काटने व चूसने वाले प्रकार के, बाइटिंग एंड द सकिंग टाइप। स्पॉन्जिंग एंड चूसने वाले प्रकार के, स्पॉन्जिंग एंड द सकिंग टाइप। काटने और चबाने वाले, बाइटिंग एंड द च्यूइंग टाइप, या फिर लास्ट उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो आप कहेंगे घरेलू मक्खी जो है हाउस फ्लाई, उसके पास में स्पॉन्जिंग एंड सकिंग टाइप के मुखांग मिलेंगे या फिर माउथ ऑर्गन्स मिलेंगे। चलिए, माउथ पार्ट्स इस प्रकार के हैं। नेक्स्ट कहता है ओमेटीडिया प्रकाश ग्रहण का कार्य करते हैं। ओमेटीडिया सर्व द पर्पस ऑफ फोटो रिसेप्टर्स इन। किस में करते हैं ये? सनफ्लावर में, कॉकरोच में, मेंढक में, या मनुष्य में? सनफ्लावर, कॉकरोच, फ्रॉग एंड द ह्यूमंस। तो क्या है ओमेटीडिया, किस में करते हैं? पहले तो देख लीजिए किस में करते हैं। कॉकरोच में करते हैं। किस में करते हैं? कॉकरोच। किसका पार्ट है ये? ये पार्ट है आपके कंपाउंड आइज का। किसका पार्ट है ये? कंपाउंड आइज, या जिसको आप कह रहे हैं संयुक्त नेत्र। क्या नाम दिया इसको? कंपाउंड आइज या फिर संयुक्त नेत्र। इनके अंदर हम कहते हैं कि इमेज जो है वो कई छोटे छोटे टुकड़ों में दिखाई देती है। इमेज कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में दिखाई देती है। इमेज कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में दिखाई देती है, जिनको कंबाइन करके एक पूरी इमेज बनाने का एफर्ट किया जाता है। तो इनमें आपको जो ऑर्थ्रोपोडा के मेंबर्स है, इनके अंदर आपको क्या मिलेंगे? इनके अंदर आपको कंपाउंड आईज, सेंसरी ऑर्गन्स में हम कहते हैं कंपाउंड आईज या संयुक्त नेत्र देखने को मिलेंगे। हाँ दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे कि ओमेटीडिया जो है क्या है, ये संयुक्त नेत्र में पाए जाते हैं और इनमें इमेज कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में दिखाई देती है। तो आंसर क्या है आपका? कॉकरोच। ओमेटीडिया प्रकाश ग्रहण करने का कार्य करते हैं कॉकरोचेस के अंदर। नेक्स्ट, कॉकरोच का वयस्क क्या कहलाता है? द यंग वन ऑफ द कॉकरोच इज कॉल्ड। जो वयस्क अवस्था आती है वो क्या कहलाती है? तो वयस्क अवस्था कहलाती है निम्फ। क्या कहलाती है कॉकरोच की वयस्क अवस्था? निम्फ। जैसे हम पढ़ते हैं कि काफी सारे दूसरे जो इंसेक्ट होते हैं उनमें जो उनकी लार्वल स्टेज, इसको कैटरपिलर कहते हैं, तो कैटरपिलर लार्वल स्टेज है। बट हमसे पूछा गया है कॉकरोच की यंग वंश वाली जो कौन सी है स्टेज, या फिर वयस्क अवस्था को क्या कहते हैं? तो कॉकरोच का वयस्क जो है क्या कहलाता है? निम्फ कहलाता है। क्या कहलाएगा? निम्फ कहलाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथी दांत कवच होता है। हाथी दांत कवच होता है, क्या होता है या किसका बना होता है, ये पूछा गया। तो द एलिफेंट टस्क सेल इज नोन एज क्या? डेंटेलियम, नॉटिलस, लाइमेक्स या फिर ऑक्टोपस, इनमें से किसके समान माना गया है? तो ये इसका आंसर है आपके डेंटेलियम। आंसर क्या है? डेंटेलियम। इसको हम टस्क सेल भी कहते हैं, इसको टस्क सेल नाम भी दिया जाता है। और इसके कारण ये जो हाथी दांत है ये काफी अट्रैक्ट से दिखाई देते हैं, या कहेंगे कि काफी ऑर्नामेंटली या सजावट वाले हैं। इनकी खरीद की जाती है, इनको बेचा भी जाता है जनरली हाथी दांत के लिए। चलिए, नेक्स्ट है पाइला किस वर्ग का उदाहरण है? पाइला इज द एग्जाम्पल ऑफ विच क्लास? कौन सी क्लास में रखा गया है? तो सबसे पहले तो ये पढ़ लो कौन से संघ में रखा गया है। तो पाइला को रखा गया है मोलस्का में। पाइला को कहां रखा गया है? मोलस्का में। इसके मेंबर है ये भाई साहब। और मोलस्का जिसको कि आप कहते हो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल, कौन है ये? सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, यानी कि कोमल शरीर वाले प्राणी। कौन है ये? कोमल शरीर वाले प्राणी।
जी बिल्कुल। अब ये कोमल शरीर वाले प्राणी जो है, इनकी स्पेशलिटी क्या है कि इनके कोमल शरीर या सॉफ्ट बॉडी को बचाने के लिए इनके ऊपर एक हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग पाई जाती है। क्या? सॉरी। तो इनके ऊपर हार्ड कवरिंग पाई जाती है ताकि इनको प्रोटेक्शन मिल सके। तो हमें पूछा है पाइला कौन से क्लास में रखा गया है, कौन से वर्ग में है? तो पाइला को रखा गया है गैस्ट्रोपोडा में। पाइला भाई साहब कहां पढ़े? गैस्ट्रोपोडा में। और पाइला जिसे कि आप और क्या नाम से जानते हो? स्नेल या फिर गोंगे। स्नेल या फिर गोंगे। आप इनके द्वारा परागण या फिर पॉलिनेशन में भी सहायता करते हुए देखते हैं। ये परागण या फिर पॉलिनेशन में भी हेल्प करते हैं। गोंगे या फिर स्नेल्स परागण में भी सहायता करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्राचीन जीवित जीवाश्म है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल? आर्कीट्यूथिस, नियोपिलाइना, नॉटिलस या लिम्युलस? इनमें से कौन सा है जो हमने कहा प्राचीन लिविंग फॉसिल है? प्राचीन लिविंग फॉसिल पूछा है, कौन सा है? ऑप्शंस को नजर मारिए फिर से। क्या आया है? आर्कीट्यूथिस या फिर नियोपिलाइना या नॉटिलस या फिर लिम्युलस? तो आंसर है आपका नियोपिलाइना। आंसर क्या है आपका? नियोपिलाइना। चलिए तो आंसर क्या निकला आपका? नियोपिलाइना। नियोपिलाइना विच इज ऑल्सो कनेक्टिंग लिंक। क्या है ये? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन किस किस के बीच में? एनेलिडा एंड द मोलस्का। क्या है ये नियोपिलाइना? संयोजक कड़ी है, यानी कि दोनों के जैसे लक्षण रखती है। संयोजक कड़ी है किस किस के बीच की? एनेलिडा और मोलस्का के बीच की। और पूछा क्या है आपको? जीवित जीवाश्म, लिविंग फॉसिल किसको कहते हैं? लिविंग फॉसिल्स। थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लीजिए। जीवित जीवाश्म कहते हैं कि जब बने, जब निर्मित हुए, तब से लेकर आज तक उनमें चेंजेस नहीं आए। बहुत कम मेंबर बचे हैं और उनमें भी हमने कहा कि जैसे कैरेक्टर के साथ बने थे वैसे ही कैरेक्टर के साथ आज भी है। उनमें ज्यादा कोई चेंजेस नहीं आए हैं, मतलब कि उनका विकास नहीं हुआ है, एवोल्यूशन नहीं हुआ है। तो ऐसे मेंबर्स के लिए वर्ड यूज करते हैं जीवित जीवाश्म या फिर लिविंग फॉसिल। इनको हम कहते हैं लिविंग फॉसिल्स या जीवित जीवाश्म। क्लियर? तो आंसर है आपका नियोपिलाइना, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडुला पाया जाता है, यानी कि रेडुला इज फाउंड इन विच स्पीसीज, या किसके अंदर मिलेगा? तो पहली बात तो रेडुला किसका कैरेक्टर है? ये आपको मिलता है मोलस्का में। रेडुला कहां पड़ा है? मोलस्का में। अब मोलस्का में भी रेडुला, या जिसे हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम कहते हैं रेती जिह्वा। क्या नाम है? रेती जिह्वा। प्रेजेंट कहां है? लोकेशन क्या है इसकी? माउथ में। लोकेशन कहां है इसकी? माउथ के अंदर। चलो कैसा है अभी देखते हैं, उससे पहले आंसर निकाल के लाओ, खींच के लाओ। तो पाइला स्पीसीज, काइटोन स्पीसीज, लेमिलिडेंस या फिर पिंक टाडा? तो ये आपको किस में मिलेगा? पाइला स्पीसीज में, पाइला स्पोनिकेट्स के अंदर मिलेगा। अब ये होता कैसा? देखो जनरल वे में अगर हम पाइला को देखें या स्नेल के बारे में बात करें तो उसकी बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हमने। कहा ये जो हेड वाला रीजन है जहां पर एंटीना भी मिलेगा आपको, ये उसका हेड या सिर। इसके हेड वाले रीजन में जो मुख वाला भाग है वहां पर ऐसे कुछ रेती जीवा के समान, यानी कि कुछ ऐसे उभार पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं? भोजन को बारीक पीसने का काम करते हैं। क्योंकि इनमें दांत तो है नहीं, तो इनके अंदर जब वो रेती जीवा या रेडुला में से भोजन पास होता है, पार्टिकल्स पास होंगे फूड के, तब उसको क्या कर दिया जाता है? बारीक बारीक टुकड़ों में पीस लिया जाता है। ये हेड हो गया, ये आ गया इसके अंदर मस्कुलाइन फुट, इसको हम कहते हैं मस्कुलर फुट, और इसको कहा जाता है विसरल हम्प। इसको क्या कहते हैं? विसरल हम्प, अंतरंग ककुत। 3 भागों में बांटा गया। तो ये रेती जीवा किसका कैरेक्टर है? पाइला का। किसका? पाइला का। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सही से चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, थोड़ा जुकाम है, चलेगा। तो
अरस्तु की लालटेन पाई जाती है, एरिस्टोटल्स लैंटर्न इज फाउंड इन। नाम दिया गया अरस्तु की लालटेन, क्योंकि अरस्तु फादर ऑफ जूलॉजी या फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं ना आप, तो वो उसके लिए। तो अरस्तु की लालटेन किस में पाई जाती है? जेलीफिश में, सी एनिमोन में, सी लिली या फिर सी अर्चिन? किस में मिलेगी आपको ये मिलेगी आपको सी अर्चिन में। जल्दी से आंसर देते हुए कि ये कहां मिलेगी आपको? सी अर्चिन में। है क्या ये एरिस्टोटल्स लैंटर्न? तो बेसिकली ये कहेंगे 5 दांतों के समान संरचना है, दांतों के समान यानी कि टीथ लाइक स्ट्रक्चर है, जो क्या करके रखती है? माउथ को कवर करती है, जो क्या करती है? माउथ को कवर करके रखी हुई है। ये स्ट्रक्चर है अरस्तु की लालटेन या फिर एरिस्टोटल्स लैंटर्न, विच इज फाउंड इन विच, ये मिलेगी आपको कहां पर? सी अर्चिन के अंदर। कहां मिलेगी आपको? सी अर्चिन के अंदर मिलेगी। बिल्कुल, आगे बढ़िए। इकाइनोडर्मेट्स का लक्षण नहीं है। क्या लक्षण है जो इकाइनोडर्मेट्स का नहीं है? तो जल संवहन तंत्र, ऑप्शन पढ़ लेते पहले, कि डज नॉट हैव अ सिम्टम ऑफ इकाइनोडर्मेटा। नंबर 1 जल संवहन तंत्र या वाटर कन्वेक्शन सिस्टम, ट्रोकोफोर लार्वा, एरिस्टोटल लालटेन या फिर एरिस्टोटल्स लैंटर्न, या आ जाएगा रेडियल और अनिर्धारित विदलन, रेडियल एंड अनडिटरमाइंड क्लीवेज। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि इकाइनोडर्मेट्स का कैरेक्टर नहीं है? आपसे पूछा गया है डू नॉट, तो आंसर है आपका ट्रोकोफोर लार्वा। क्या है? ट्रोकोफोर लार्वा, ये इसका कैरेक्टर नहीं है। तो जो हम कहेंगे इसका लार्वा कौन सा होता है इकाइनोडर्मेट्स का? इकाइनोडर्मेटा का लार्वा क्या होता है? इसके लार्वा को आप कहते हैं बाइपिन्नेरिया। क्या कहते हो? बाइपिन्नेरिया। ये लार्वल स्टेज का नाम है इसमें, बाइपिन्नेरियल लार्वल स्टेज। और अपने यहां पर पूछा क्या दिया गया? ट्रोकोफोर। तो ये कैरेक्टर या सिम्टम नहीं है किसका? इकाइनोडर्मेट्स का। और इकाइनोडर्मेटा और किसको किन के लिए कहा गया है? स्पाइनी बॉडी सरफेस, यानी कि इनकी जो शरीर की त्वचा है वो कैसे? इकाइनस मतलब इकाइनोस मतलब कि क्या? कांटे, सूल या स्पाइंस। तो और डर्मा वर्ड कहा जाता है स्किन के लिए, त्वचा के लिए। तो कांटेदार त्वचा वाले या स्पाइनी स्किन वाले एनिमल्स ये होते हैं, यानी प्रॉपर कांटे नहीं बट इनकी रफ सरफेस होती है बहुत ज्यादा, इनको कहा गया इकाइनोडर्मिट्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इविसरेशन या ऑटोफॉर्मी का विशेष लक्षण पाया जाता है। स्पेशल फीचर ऑफ एविसरेशन या फिर ऑटोफॉर्मी इज फाउंड इन कॉर्डेट्स, इकाइनोडर्मेट्स, एनिलिड्स या फिर सिलेंट्रेट्स। इनमें से किसके अंदर आपको ये एविसरेशन वाला एक फीचर मिलेगा? किसमें मिलेगा? तो पहले तो ये देख लीजिए एविसरेशन है क्या। तो होता क्या है कि कुछ मेंबर्स होते हैं, कुछ मेंबर्स ही लिखूंगा पहले क्योंकि आंसर अभी आना है। कुछ मेंबर्स जब डर जाते हैं या कहेंगे जब भयभीत हो जाते हैं, जब भयभीत हो जाते हैं तब उस कंडीशन में वो क्या करते हैं? अपनी मसल्स में, उस कंडीशन में वो क्या करते हैं? अपनी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन तेज करते हैं। मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन क्या कर देते हैं? तेज कर देते हैं। और जब इसको तेज कर दिया जाता है तो उस कंडीशन में ये क्या करते हैं? अपने किसी पार्ट को, अपने किसी ऑर्गन को, अपने किसी अंग को ये क्या कर देते हैं? वहां से अलग कर देते हैं। डर के मारे क्या कर देते हैं? ऑर्गन को या किसी पार्ट को क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं। और अलग हुआ पार्ट बाद में वापस आ जाएगा, मतलब वो नहीं आएगा, उसकी जगह नया बन जाएगा। बट जनरली ये क्या करते हैं? एविसरेशन वाली कंडीशन के अंदर जब भयभीत होते हैं तो उस कंडीशन में ये क्या करेंगे? अपने किसी कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएंगे मसल्स में और अपने किसी बॉडी पार्ट को क्या कर देंगे? अलग कर देंगे, रिमूव कर देंगे। और ये कैरेक्टर किस में मिलेगा आपको? इकाइनोडर्मेट्स में। कहां मिलेगा? इकाइनोडर्मेट्स में। चलिए नेक्स्ट कहता है जंतु संघ जिसके वयस्क अरीय सम्मिति वाले होते हैं किंतु लार्वा द्विपार्श्व सम्मिति वाले होते हैं। क्या है? एन एनिमल फाइलम हैविंग रेडियली सिमेट्रिकल एडल्ट्स बट बाइलेटरल सिमेट्रिकल लार्वा। यानी कि आपको कहा है कि जो अरीय सम्मिति मिलेगी किसमें? वयस्क में या फिर अडल्ट में। बट जो त्रिज्य सम्मिति या कहेंगे कि द्विपार्श्व सम्मिति है, बाइलेटरल सिमेट्री है, वो मिलेगी लार्वा में। दो अलग अलग कैरेक्टर पूछे गए कि लार्वल स्टेज में तो आपको क्या मिल रही है? बाइलेटरल या द्विपार्श्व सम्मिति। बट अडल्ट स्टेज के अंदर मिल रही है रेडियल या फिर अरीय सम्मिति। तो किस में मिलेगा ये आपको? सिलेंट्रेट्स, पोरिफेरा, इकाइनोडर्मेट या एलेनिडा। तो ये आपको मिलेगा इकाइनोडर्मेटा में। कहां मिलेगा? इकाइनोडर्मेटा में। पहले तो देख लीजिए थोड़ा थोड़ा सा, रेडियल सिमेट्री क्या था?
या जिसे आप कहते हैं अरीय सममिति। इसमें था कि किसी भी प्लेन से या तल से कट करने पर दो बराबर भागों में डिवाइड, दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा। जबकि द्विपार्श्व सममिति या बाइलेटरल की बात करें, बाइलेटरल या जिसको हम क्या कह रहे हैं, द्विपार्श्व, क्या मतलब इसका कि किसी एक ही प्लेन से या किसी एक ही तल से, किसी एक ही प्लेन या किसी एक ही तल से बराबर दो भाग में बांट पाएंगे। उनको कहते हैं बाइलेटरल। तो इकाइनोडर्मिड्स के लार्वा में आपको मिलेगी बाइलेटरल वाली, जबकि जब अडल्ट में जाएंगे तो मिल जाएगी रेडियल सिमेट्री। क्लियर? ओके। हेमिकॉर्डेट्स में किस प्रकार का रुधिर परिसंचरण पाया जाता है? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इन हेमिकॉर्डेटा इज खुला, कम विकसित, बंद या अनुपस्थित, ओपन, रिड्यूस्ड, क्लोज्ड या फिर एब्सेंट। कौन से टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो इनके अंदर मिलेगा आपको खुले प्रकार का, यानी कि ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट इन द हेमिकॉर्डेट्स। हेमिकॉर्डेट्स क्या है? हेमिकॉर्डेट इज कनेक्टिंग लिंक, हेमिकॉर्डेट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, किसके बीच में निकाल के लाओगे? आप कहेंगे ये नॉन कॉर्डेट्स, बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। किन किन के बीच में? नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के बीच में। क्लियर? और ओपन टाइप का वेस्कुलर सिस्टम है, मतलब कि इसकी क्या बात हुई कि इनके पास में कैपिलरी सिस्टम नहीं है, इनके पास कैपिलरी सिस्टम या केशिका तंत्र नहीं है। ये लीजिए कैपिलरी सिस्टम तो इनके पास एब्सेंट हो गया, प्लस इनके पास में एक पॉइंट और कहेंगे हम कि इनमें जो ब्लड है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है। ब्लड क्या होगा? डायरेक्ट कांटेक्ट में, किसके? ऑर्गन्स के या टिश्यू के। ब्लड डायरेक्ट ऑर्गन या टिश्यू के कांटेक्ट में रहेगा, ब्लड वेसल्स में नहीं बहेगा, मतलब कैपिलरीज में नहीं बहेगा। क्लियर? चलिए, एकिडना तथा ऑर्निथोरिंकस संयोजी कड़ी है। एकिडना एंड ऑर्निथोरिंकस आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबियंस एंड द एवीज। स्तनधारी स्तनी तथा एम्फीबियंस में, सरीसृप और स्तनियों में, सरीसृप और एम्फीबियंस में। एम्फीबियंस एंड द एव्स, मैमल्स एंड द एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड द मैमल्स, या फिर रेप्टाइल्स एंड द एम्फीबियंस। किस में मिलेगा कनेक्टिंग लिंक? कौन कौन? एकिडना और ऑर्निथोरिंकस। तो ये मिलेगा आपको एम्फीबिया और एव्स में। पक्षी वर्ग और उभयचरों के अंदर आपको ये कनेक्टिंग लिंक या संयोजी कड़ी देखने को मिलेगी। क्लियर? चलिए, कौन सी मछली अपने शिकार को पहले घायल करती है? विच फिश इंजर्स इट्स प्रे फर्स्ट? पहले इसको घायल करेगी फिर उसका भक्षण करेगी। तो कौन है ऐसी? क्लेरियस, गैम्बूसिया, हेट्रोज्यूस्टस या फिर सोलिया? तो आपका आंसर है हेट्रोज्यूस्टस। ये पहले अपने शिकार को घायल करती है, उसको कहेंगे कि चोट पहुंचाती है, फिर उसका भक्षण करती है। चलिए, फिर पूछा है मछली का हृदय है, हार्ट ऑफ फिशेज इज एक वेसमी, वन चैम्बर्ड, द्विवेसमी, टू चैम्बर्ड, थ्री वेसमी या फिर थ्री चैम्बर्ड, और चार वेसमी या फिर फोर चैम्बर्ड। तो जो पीसीज या फिर फिशेज है, इनका हार्ट होता है आपके टू चैम्बर्ड। कैसा होता है? द्विवेसमी, यानी कि वन ऑरिकल या वन एट्रियम एंड वन वेंट्रिकल। दो चैम्बर ही है इनके पास, एक आलिंद मिलेगा और एक निलय मिलेगा। इनके हार्ट में ऑल टाइम कैसा ब्लड रहता है? इम्प्योर ब्लड भरा रहता है। इनके हार्ट में ऑल टाइम कैसा ब्लड होता है? इम्प्योर ब्लड। और इस इम्प्योर ब्लड वाले हार्ट को कहते हैं वीनस हार्ट। क्या कहते हैं ऐसे हार्ट को? वीनस हार्ट, जिसमें ऑल टाइम क्या भरा रहता है? इम्प्योर ब्लड भरा रहता है। ऐसे हृदय को क्या कहते हैं? वीनस हृदय या फिर सीरीय हृदय। क्या नाम देते हैं इसे? वीनस या सीरीय हृदय। तो क्या मिलेंगे आपको फिशेस के अंदर? टू चैम्बर्स मिलेंगे, वन ऑरिकल एंड द वन वेंट्रिकल, एक आलिंद और एक निलय। नेक्स्ट है मछलियां होती है, फिशेज आर समतापी, असमतापी, ए एंड बी बोथ, इनमें से कोई नहीं।
होम्योथर्मिक या फिर पोइकिलोथर्मिक, कौन सी होती है इनमें से फिशेज, समतापी या असमतापी? तो फिशेज होती है आपके असमतापी, मतलब पोइकिलोथर्मल, मतलब ये अपने बॉडी का टेम्परेचर खुद से रेगुलेट नहीं कर सकते, असमान ताप वाले हैं, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं करते हैं। ये आउटर एनवायरनमेंट या कंडीशन में जैसा टेम्परेचर होगा उसके अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, अपना भी टेम्परेचर चेंज करते हैं, यानी कि उनका चेंज हो जाता है, इनके कंट्रोल में नहीं है। तो ये होते हैं पोइकिलोथर्मल, यानी कि जो टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते। और हम कैसे होते हैं मनुष्य, हम होते हैं समतापी, मैमल से स्तनधारी कैसे होते हैं, समतापी। हम बाहर जैसा भी हो अपने अंदर का टेम्परेचर चेंज नहीं करते। हाँ, किसी बीमारी वाली कंडीशंस में हम नहीं कह रहे, वो एक्सेप्शन है, उसमें टेम्परेचर चेंज होगा, बाकी नॉर्मली हम नहीं करते एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। एनाड्रोमस मछलियां भ्रमण करती है, एनाड्रोमस फिशेज मूव, किनको कहते हैं एनाड्रोमस मछलियां? ऐसी मछलियां होती है ये जो क्या करती है, विशेष टाइम पर अपनी लोकेशन छोड़ करके या अपनी जगह छोड़ के किसी और जगह पे चली जाती है। अब क्या है ये, पहले आंसर निकाल लेते हैं। समुद्र से स्वच्छ जल में, समुद्र से एस्चुरी में, नदी से समुद्र में, या एस्चुरी से समुद्र में। फ्रॉम सी टू फ्रेश वाटर, फ्रॉम सी टू एस्चुरीज, या फ्रॉम रिवर टू सी, और फ्रॉम एस्चुरीज टू सी। तो आपका आंसर है ये कहां से, समुद्र से स्वच्छ जल में जाती है, फ्रॉम सी टू फ्रेश वाटर, वहां पर ये जाएगी। अब क्यों जाएगी, देखो होता क्या है कि जो अडल्ट होता है इनका, इन मछलियों का जो अडल्ट होता है वो किस चीज के लिए, वो जाता है रिप्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। जनरली हमने कहा ये कहां होता है, ये मिलता है आपको सी यानी कि मैराइन वाटर में। कहां मिलता है, मैराइन वाटर या लवणीय जल में। और रिप्रोडक्शन के लिए कहां चले गए, फ्रेश वाटर में। कहां चले गए, फ्रेश वाटर में या स्वच्छ जल में। और वहां जाके रिप्रोडक्शन करके जब वो वापस एग देते हैं या कहेंगे रिप्रोडक्शन करके न्यू यंग वंस बनाएंगे, जो जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो का या लार्वा जो होगा उससे वापस लार्वा से क्या बनेगा, अडल्ट। लार्वा से क्या बनेगा, अडल्ट। इस कंडीशन को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। लार्वा से अडल्ट बनने को क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस या फिर कायांतरण। तो उस दौरान ये फिर से कहां चले जाएंगे, फ्रेश वाटर से चले जाएंगे ये मैराइन में, यानी कि अपनी लोकेशन पर फिर पहुंच गए। और मैराइन से जब वापस इनको रिप्रोडक्शन करना होगा तो ये फिर से चले जाएंगे फ्रेश वाटर में। तो इनका ये जो मूवमेंट है इसे कहते हैं एनाड्रोमस मूवमेंट। और ऐसी जो फिशेज होती है कहां से कहां जाती है, समुद्र से लेकर स्वच्छ जल की ओर, यानी कि फ्रॉम सी टू फ्रेश वाटर। चलिए नेक्स्ट है, एम्फीबियंस की रंग परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है, कैपेसिटी ऑफ एम्फीबियंस टू चेंज कलर इज कॉल्ड मेटाक्रोसिस, मेटाक्रोनस, सिंक्रोनस, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है आपका मेटाक्रोसिस। आंसर क्या है, मेटाक्रोसिस, जिसमें ये अपना बॉडी कलर चेंज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा मेंढक पेड़ों पर रहता है, कौन सा मेंढक है जो पेड़ों पर रहता है, एलाइटिस, ब्यूफो, हाइला, या फिर राना। तो आंसर है आपका हाइला, जिसको आप और क्या कहते हो, ट्री फ्रॉग। इसको और क्या कहते हैं हम, ट्री फ्रॉग कहते हैं। कौन है, हाइला। कैसा फ्रॉग है ये। चलिए फिर है, निम्न में से कौन सा पादहीन उभयचर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिम्बलेस एम्फीबियन, जिसके पास में अग्रपाद या पश्चपाद नहीं पाए जाते, कौन है ऐसा। ऑप्शन सैलामेंडर, या इक्थियोफिस स्पीसीज, या फिर एम्फियोक्सस, या फिर बेलेनोग्लोसस। कौन है जिसके पास में हमने कहा लिम्बलेस एम्फीबियन है, जिसके पास में क्या नहीं है, जिसके पास में चलने के लिए, गमन के लिए पाद नहीं है, पैर नहीं है, ऐसी संरचनाएं नहीं है। तो आपका आंसर है इक्थियोफिस। कौन है, इक्थियोफिस, जिसको हम लिम्बलेस एम्फीबियन कहते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, लिम्बलेस एम्फीबियन। लिम्बलेस एम्फीबियन कहा जाता है इक्थियोफिस को। तो ये बाकी पूरे एम्फीबियन किंगडम के अंदर इकलौता है जिसके पास में लिम्स नहीं होती, जिनके पास में हम कहते हैं कि ये पैर जैसी स्ट्रक्चर नहीं होती। कौन है, इक्थियोफिस। चलिए फिर आता है आपके पास, सामान्य भारतीय मेंढक है, कॉमन इंडियन बुल फ्रॉग इज, क्या नाम है, राना टिग्रिना, राना एस्क्यूलेंटा, या राना सिल्वेटिका, या राना साइनोफाइलेटिक्स। तो आंसर है आपका राना टिग्रिना। इंडियन फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या है, राना टिग्रिना। राना इज जीनस या उसका वंश है, और टिग्रिना उसकी जाति है, स्पीसीज है। क्लियर है, ओके बहुत बढ़िया।
नेक्स्ट, सर्प की विष ग्रंथि रूपांतरण होती है, पॉइजन ग्लैंड ऑफ स्नेक्स आर मॉडिफाइड, यानी कि ये जो पॉइजन ग्लैंड है ये मॉडिफाइड होती है, मॉडिफिकेशन होती है उनके अंदर, रूपांतरित है, ये पहले कुछ और थी, लेकिन जब डेवलपमेंट या इवोल्यूशन चल रहा था, विकास हो रहा था, तब हम कहेंगे कि वो किस में मॉडिफाई हो गई, हम कहेंगे बाद में विष ग्रंथि या फिर पॉइजन ग्लैंड्स में कन्वर्ट हो गई। तो वो किसका रूपांतरण है, किसका मॉडिफिकेशन है? ऑप्शंस, तेल ग्रंथि का, सेबेशियस ग्लैंड, सिरुमिनस ग्रंथि, सेरुमिनस ग्लैंड्स, लार ग्रंथि, सेलाइवा या अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। आंसर ये जो आप कहेंगे स्नेक की पॉइजन ग्लैंड से विष ग्रंथि, ये किसका मॉडिफिकेशन है? सेलाइवरी ग्लैंड या फिर लार ग्रंथि का। चलिए नेक्स्ट, चार कक्षीय हृदय और न्यूमेटिक अस्थियों जैसे विशेष लक्षण कशेरुकियों के किस वर्ग के हैं? कैरेक्टरिस्टिक फीचर सच एज फोर चैम्बर्ड हार्ट, फेदर्स या न्यूमेटिक बोन्स इज एप्लीकेबल टू द क्लास ऑफ वर्टिब्री। कौन सी क्लास में? साइक्लोस्टोमेटा, एव्स या पक्षी, सरीसृप या रेप्टाइल्स, और स्तनधारी या फिर मैमल्स में। किन के अंदर आपको ये कैरेक्टर मिलेंगे? कौन कौन? फोर चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है, फेदर्स है, ओके, न्यूमेटिक बोन्स है, डन, न्यूमेटिक अस्थि, पंख और चार कक्षीय हृदय। तो ये न्यूमेटिक वर्ड आते ही मुझे पता चला न्यूमेटिक बोन्स, खोखली हड्डियां होती है ये, और खोखली किसको चाहिए? जिसको अपना शरीर हल्का रखना है। हल्का कौन रहेगा? जो या तो तैरे आसानी से या उड़े आसानी से। तो यहाँ पर अपने पास में उड़ने वाले कौन है? एव्स। कौन है अपने पास में उड़ने वाले? एव्स या पक्षी। इनके अंदर आपको ये न्यूमेटिक बोन्स मिलती है। और न्यूमेटिक बोन्स कैसी होती है? हॉलो बोन्स। कैसी होती है? हॉलो बोन्स, या जिसको हम कह रहे हैं खोखली अस्थियां। कैसी होती है? खोखली अस्थियां। चलिए किस पक्षी की चोंच में दांत होते हैं? द बीक इन बर्ड्स इज टूथड इन, किसके अंदर? ऑस्ट्रिच, कीवी, आर्कियोप्टेरिक्स या फिर पेलिकन। किसके अंदर मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा आर्कियोप्टेरिक्स। किस में मिलेगा? आर्कियोप्टेरिक्स, जो कि इसका की क्या मिला है हमें? फॉसिल मिला है। इसके क्या है अपने पास में? जीवाश्म है। ये भाई साहब खुद है कौन? कनेक्टिंग लिंक है। क्या है ये? कनेक्टिंग लिंक। किस किस के बीच में? बिटवीन एम्फीबियंस, बिटवीन रेप्टाइल्स एंड द एव्स। किन किन के बीच में? रेप्टाइल्स एंड द एव्स। योजक कड़ी है किस किस के बीच में? ये सरीसर्प और पक्षी वर्ग के बीच में। सरीसर्प व पक्षी वर्ग के मध्य क्या है? योजक कड़ी। कौन है? आर्कियोप्टेरिक्स। क्या मिले? इसके फॉसिल्स या जीवाश्म मिले। क्लियर? ओके। नेक्स्ट कहता है पक्षी में विशिष्ट ध्वनि उत्पन्न करने वाला अंग है। द स्पेशल साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन बर्ड्स इज सिरिंग्स, ग्लोटिस, लैरिंग्स और इसोफेगस। कौन सा है जो साउंड क्रिएट करता है? देखो लैरिंग्स तो अपने अंदर है। लैरिंग्स किसके पास है? लैरिंग्स है अपने पास, जिसको हम वाक कोश या फिर कंठ कहते हैं। इनके पास में क्या मिलता है? सिरिंग्स। बर्ड्स में क्या होता है? साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, सिरिंग्स मिलेगा। क्लियर? 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका किसका लक्षण है? 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट इन रेप्टाइल्स या ओनली बर्ड्स, केवल पक्षी, केवल मैमल्स यानी कि ओनली स्तनी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। किन किन के अंदर आपको मिलेगी 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स? तो ये आपको इन सभी के अंदर मिलती है। उपयुक्त सभी में आपको क्या मिलेंगे? 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक विशिष्ट लक्षण वर्ग मैमेलिया का नहीं है? कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो? तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट टिपिकल ऑफ द या टाइप ऑफ द मैमल क्लास मैमेलिया? जो मैमल्स का नहीं है। ऑप्शंस क्या है? थिकोडोंट दंत विन्यास या थिकोडोंट डेंटिशन, मतलब दांत अंदर जबड़े में धसे हुए, ये तो कैरेक्टर है। ओके। एल्वियोलर फेफड़े यानी कि जो हम कहते हैं कुप्पीकीय लंग्स, कुप्पीकीय लंग्स या कुप्पीकीय लंग्स जो हम बात कर रहे हैं, तो कुप्पीकीय फेफड़े ये भी अपने पास कुप्पिकाएं भी है। ओके, ये भी ऑप्शन सही है। 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, 10 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं, ये ऑप्शन गलत है, यानी कि आपका आंसर यही है। मनुष्य या सीधा सा कहें अगर स्तनियों का पूछा गया है हमें मैमल्स का, तो मैमल्स के पास में कितनी मिलती है? 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स मिलती है। कितनी? 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स मिलेगी। एंड द लास्ट ऑप्शन 7 सर्वाइकल कशेरुका या 7 सर्विकल वर्टिब्रीज, ये जो गर्दन में प्रेजेंट होती है, टोटल 33 वर्टिब्रीज कहते हैं, या 26 भी काउंट की जाएगी। तो इनमें से 7 कहां पड़ी है? आपकी गर्दन वाले हिस्से में। कहां पड़ी है 7?
गर्दन वाले हिस्से में इन्हें कहते हैं सर्विकल, C1 से लेकर C7 तक। क्लियर? तो आंसर है आपका 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। निम्न में से कौन सा स्तनधारियों का विशिष्ट लक्षण है? वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरी यूनिक फीचर ऑफ द मैमेलियन बॉडी। कौन सा? पहला ऑप्शन कहता है 4 कोष्ठीय हृदय, 4 चैम्बर्ड हार्ट। ऐसा कोई स्पेशल नहीं है, ये तो बर्ड्स भी लेके बैठे हैं, बर्ड्स के पास में भी है। फिर पसलियों से बना कवच पड़ा है, बर्ड्स के पास ये भी फीचर है। रिबकेज, फिर समतापी या होम्योथर्मी, ये भी फीचर है बर्ड्स के पास। बट प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम की उपस्थिति जो है ये मैमल्स का स्पेशल कैरेक्टर है या फीचर है, स्तनधारियों का है, ये आपको बाकी में कहीं पर नहीं मिलेगा। और ये प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम कहाँ हेल्प करती है? वैसे तो बहुत जगह करती है, लेकिन मेजर ऑर्गन को हम कहाँ गिनते हैं? ये रेस्पिरेशन या फिर श्वसन में। और बाकी अगर देखेंगे तो बाकी आप कहेंगे डायफ्राम यूरिन सिक्रेशन या फिर हम कहेंगे मूत्र त्यागने में भी सहायता करता है। पास साथ ही साथ डिलीवरी प्रोसेस या प्रसव के समय भी डायफ्राम क्या करता है? हेल्प करता है। डायफ्राम से ऊपर की जो पूरी की पूरी गुहा है उसे हम कहते हैं वक्ष गुहा या थोरेसिक कैविटी। डायफ्राम से नीचे का पूरा रीजन जो होता है उसे कहते हैं उदर गुहा या फिर एब्डोमिनल कैविटी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्य अपरा के साथ स्तनधारी को पहचानिए। पिक द मैमल विद द ट्रू प्लेसेंटा, जिसमें रियल प्लेसेंटा प्रेजेंट होती है। कंगारू, एकिडना, प्लेटिपस या फिर मंगोज। तो ये मिलेगा आपको मंगोज में। किसके अंदर मिलेगी सत्य प्लेसेंटा या अपरा? मंगोज के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्या है? निम्न में से कौन सबसे बड़ा स्तनी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मैमल? इनमें से कौन है जो लार्जेस्ट मैमल है? वेल, हाथी, ऊंट या डायनासोर? तो पहली बात तो देखो, डायनासोर अगर दिमाग में आ रहा है तो इसको हटा दो, क्योंकि डायनासोर पहली बात करंटली है नहीं, और दूसरी बात ये मैमल्स में नहीं है। डायनासोर्स को रखा गया रेप्टाइल्स में, सबसे बड़ी छिपकली कहा गया था डायनासोर को। और कैमल, एलिफेंट ये भी नहीं। आंसर है आपका वेल। करंटली अगर देखें तो सबसे बड़ा अगर स्तनधारी कोई है तो वो कौन है? वेल है। कौन है? वेल। चलिए हैबिटेट क्या है इसकी? हैबिटेट या आवास है इसका पानी। हैबिटेट के बेस पर ये कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं, यानी कि जलीय जीव है। हैबिटेट के बेस पर कैसे है? जलीय जीव है। निम्न में से कौन ओविपेरस है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओविपेरस? ओविपेरस यानी कि जो अंडे देते हैं। अब अंडे देते हैं कौन है ऐसा? देखो ये एग्जाम्पल जो दिख रहे हैं आपको, ये है मैमल्स के एग्जाम्पल, स्तनियों के, जो कि होते हैं विविपेरस, जो चाइल्ड को बर्थ देते हैं। बट कुछ एक्सेप्शन मिलेंगे जो कि क्या होते हैं? ओविपेरस होते हैं, जो कि अंडे देते हैं। और ऐसा कौन है? प्लेटिपस, फ्लाइंग फॉक्स या फिर एलिफेंट और वेल। तो आंसर है आपका प्लेटिपस। प्लेटिपस जो है क्या? ये सब मैमल्स है। सॉरी, क्या है ये? मैमल्स में रखा गया है, बट है कैसा? ओविपेरस है। बाकी मैमल्स में कैसे होते हैं? विविपेरस होते हैं। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है, सबसे अधिक पोषण विविधता किस समूह में पाई जाती है? मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ग्रुप फंजाई, एनिमिलिया, मोनेरा या फिर प्लांटी। कौन से वाले ग्रुप के अंदर या किंगडम के अंदर आपको सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी या पोषणीय विविधता मिलेगी? तो आंसर है आपका एनिमेलिया। आंसर क्या है? एनिमेलिया। यानी कि पोषण के आधार पर यहां पर भिन्न भिन्न तरह के जीव मिलते हैं। क्लियर है? तो ये आंसर है आपका बी। तो इसी के साथ में दोस्तों ये जो अपना एनिमल किंगडम का चैप्टर हम एमसीक्यू सीरीज में लेके चल रहे थे, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इसके क्वेश्चंस को हमने बहुत बेहतर तरीके से आपके सामने रखा है। इनके आंसर्स को आपके सामने पूरी तरीके से बना के जमा के दिया गया है कि किस तरीके से ये आंसर सही हुआ है, उसका क्या कारण था, जमा के रखा गया आपके सामने। तो अगले चैप्टर्स भी हम इसी तरीके से एमसीक्यू सीरीज चलाएंगे। तब तक में आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितना हो सके सब्सक्राइब करके साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि जैसे ही कोई वीडियो आए नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ में, नए चैप्टर के साथ में, जहां कुछ फिर से एमसीक्यू लेके आएंगे आपके सामने आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, जय हिंद।